गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का दूसरा यूनिट जो है फिजिक्स का, मैग्नेटोस्टैटिक्स। क्या है हमारा? मैग्नेटोस्टैटिक्स। आप ये देख सकते हो, जो ये मैग्नेटोस्टैटिक्स है ये पूरा हमारा, जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब बात करेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड में कैसे करंट डिराइव करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज में डिप्लेशन कैसे होता है, चार्ज में मूवमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। यानी पूरा हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को पूरा करंट जैसा ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको समझो। What is this? ओके, ये तो आपका, ये तो अकाउंटेंसी है शायद। गलत पीपीटी खुल गया क्या सर? ये कॉमर्स का है क्या? Here are some important terms relating to hire purchase। सर ये अकाउंटेंसी का है क्या? देखिए तो, मेकिंग अकाउंट। नहीं तो आपका ही है। यहाँ खरीद, किराया खरीद प्रणाली। क्या नाम, बाइलिंगुअल गलत हो नहीं, इंग्लिश भी वही है। एक सेकंड। अच्छा, यहाँ से है। वो एक पेज गलत आ गया। अच्छा चलो, अभी ये बायो सेवर्ट लॉ है। आप यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन देखो, हमने कौन सा पेज उड़ा दिया। ओके, 2 पेज शायद उड़ा दिए, ठीक है। चलो, हम लोग इंट्रोडक्शन ऐसे ही समझ लेते हैं मैग्नेटिक स्टैटिक्स का, ठीक है। अब मान लो कि मैं बात करूं एक करंट का, ठीक है। करंट की बात करते हैं। देखो, मान लो कि ये है, ठीक है। करंट हमारा क्या जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है, क्लियर। यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ये क्या है? हमारा चार्ज Q है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में होता क्या है कि यहाँ पे जो है अगर चार्ज हमारा क्या है, एट रेस्ट है। किस पे है? एट रेस्ट। और एक यहाँ मान लो कि करंट क्या है, I है, ठीक। और यहाँ पे कोई चार्ज है जो क्या कर रहा है, मोशन में। क्या हो रहा है? मोशन में। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, तो क्या काम करेगा? क्या चार्ज रेस्ट में रहेगा या चार्ज मूव करेगा, ये देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज जो रेस्ट पे है उसमें कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। वो चार्ज वहीं का वहीं रह जाएगा, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज जो मोशन में होता है, जो मूव करता है, उस पे काम करता है। वो किस तरीके से काम करेगा? ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जहां यहाँ गया, ये क्या होगा, डिप्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिप्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें डिप्लेशन हो जाएगा, ठीक है। अब डिप्लेशन मतलब क्या होता है? अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाना। क्या होता है? अपनी जगह से थोड़ा हट जाना। जैसे कि आपको पता होगा कि जब इसका आविष्कार किया गया था तो कैसे आविष्कार किया गया था, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था। एक कंपास का नीडल था, ठीक है। एक कंपास नीडल था और वहां पे रखा हुआ था। तो उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेट ले जाने पे ये अचानक से जो इसका निडल है वो थोड़ा सा डिप्लेक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? डिप्लेक्ट हो जा रहा है, यानी अपनी जगह से थोड़ा सा हट जा रहा है, ठीक। तो ये क्यों हुआ? तो उन्होंने देखा कि मैग्नेट को जब इसके पास ले जा रहे हैं तो यहाँ पे ये डिप्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है कि जब उसको लेके गए तो ये क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ठीक है। और वो जो कंपास था वहाँ पे जो चार्ज घूमा वो क्या हुआ, अपनी जगह से डिप्लेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर ये चार्ज मोशन में है तो जो करंट पास हो रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चार्ज थोड़ा सा डिप्लेक्ट हो जाएगा, यानी अपनी जगह से हट जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे काम नहीं करेगा। ओके, अब मेरी बात समझो, ध्यान से समझना।
मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की अब। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो चार्ज एट अ रेस्ट या चार्ज एट अ मोशन, इन दोनों ही जगह पे वो काम करता है। यानी अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है या चार्ज जो है हमारा मोशन पे है, तो वो दोनों पे ही वो काम करता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बोलता है कि मैं तो उसी पे काम करूंगा जो मोशन करेगा। ठीक है, जो रेस्ट पे रहेगा उस पे कोई काम नहीं करूंगा, उसके उसके साथ कोई भी मेरी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड को किससे दर्शाते हैं, बी से। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से, मैग्नेटिक फील्ड बी से। क्लियर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई से, मैग्नेटिक फील्ड होता है बी से। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप बात करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन ए, फोर्स पर चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ये होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर ऐसे करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये कह सकते हो। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है क्या होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बताओ जरा हमको, मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एक होता है वेक्टर और एक हो सकता है स्केलर। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, हम लोग को स्केलर पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, स्केलर वाला पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। एक लिख लो स्केलर और एक लिख लो वेक्टर। क्या लिख लो, एक लिख लो स्केलर और दूसरा लिख लो हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक, वेक्टर फॉर्म यानी हमको डायरेक्शन भी बताएगा, जाहिर सी बात है, क्या बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। और जो हमारा स्केलर फॉर्म होता है उसमें क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, जरा देखना इसको कैसे स्केलर में लिखेंगे। लिख सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना, तो आप लिखो डेल्टा बी वेक्टर, सॉरी स्केलर लिखना है ना, डेल्टा बी क्या लिख सकते हो, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू साइन थीटा इंटू डी एल। ठीक है, और जो हमारा वेक्टर होता है वो क्या हो सकता है, डेल बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू क्या लिख सकते हो, डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये इसका होगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर है ना, ये क्या हो गया आर स्क्वायर और ये क्या हो गया हमारा आर क्यूब। ऐसा फॉर्मूला है, तो जब भी हमको सॉल्व करना होगा ना तो स्केलर वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। बायो, बायोट होता है ये लिखा हुआ, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं बायो। क्या पढ़ते हैं, बायो, बायो एंड सबोस लॉ। ठीक है, इनका स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है कि एक पॉइंट मान लो, अभी देखो यहाँ पे समझो। अच्छा ये बताओ ये क्रॉस क्यों लगा है, जरा ये बताओ तो, इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ। इस क्रॉस का मतलब ये हुआ कि जब हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल, क्या पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ध्यान से समझना, जब हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये है राइट हैंड, ये है ना, राइट हैंड ये है, राइट हैंड का जो थंब है, ठीक है, वो क्या होगा, मान लो ये है, करेंट जिधर फ्लो कर रहा है उसकी दिशा में होगा। ठीक है, अब मैं ये पूछूं कि ये चार्ज जो है, करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इस चार्ज जो है वो क्या होगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये क्या करेंगे, जब इस चारों उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे, अगर ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है, तो यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड्स। क्या होगी, इनवर्ड्स। और इनवर्ड्स को ही हम क्या करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैंने क्या कर दिया कि मान लो इधर है, अब मैंने ये राइट हैंड रखा यहाँ पे उंगली, यानी ये बाहर की तरफ आ रही है, मान लो इधर कोई पॉइंट है, मान लो, ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये इधर रखा, ये घुमाते घुमाते ये इधर ले आया, यानी ये क्या हो रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है,
आउटवर्ड। समझ में आ गया? यानी जो डायरेक्शन है देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, जो भी लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड कब होता है, आउटवर्ड कब होता है। क्या करते हैं, करंट की दिशा में अपना थंब रखते हैं और बाकी सारे फिंगर्स को ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे जब मोड़ोगे, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है यानी इनवर्ड डायरेक्शन, और अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है तो ये क्या है, हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट P चार्ज ले लिया, ठीक है, यहाँ पे P हमने एक पॉइंट ले लिया। ये देखो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा, और यहाँ से जो पॉइंट P की दूरी है आर वेक्टर है, ठीक। तो जाहिर सी बात है हमारा करंट फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, इनवर्ड्स होगा। ऐसे देखो, इधर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स, और इसको हमने मान लो कि हमने मान लिया कि ये छोटे से एलिमेंट डेल्टा एल के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एल के लिए निकाल रहे हैं। क्लियर? तो देखो क्या होगा, ये हो गया। तो हमको पता है कि डेल्टा बी यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। उसका जो लेंथ है, जो छोटा सा हमने एलिमेंट लेंथ लिया उसके, और जो उसका एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आ जाएगा के, क्या आ जाएगा, के, और के की वैल्यू होती है हमारी क्या, के इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखो जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी है, whose value depends upon the system of unit and the medium in which the conductor is situated। अच्छा, म्यू नॉट समझ रहे हो, म्यू नॉट जैसे हमारा उसमें क्या था, एप्सिलॉन नॉट, क्या था, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते थे, परमिटिविटी, क्या बोलते थे, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और इन एयर, यही होता था ना, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और एयर होता था। तो आपको याद होगा उस वक्त जब हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने बताया था कि रेस्पेक्टिव जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, एप्सिलॉन इज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये मीडियम में हो जाएगा परमिटिविटी, ठीक है, और ये किस में हो जाएगा हमारा, ये फ्री स्पेस में, किस में हो जाएगा, फ्री स्पेस में। इज इट क्लियर? अब देखो मैं जो बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो म्यू नॉट आप देख रहे हो, तो म्यू नॉट डिफाइन करता है परमिएबिलिटी को, किसकी, परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको कहेंगे परमिएबिलिटी। और परमिएबिलिटी किसकी, इन फ्री स्पेस और अ वैक्यूम, मतलब ये कह सकते हो इन वैक्यूम और एयर, ठीक है, परमिएबिलिटी। अगर यहाँ पे लिख दूँ म्यू तो ये क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी इन मीडियम, क्या हो जाएगा, इन मीडियम। सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, हो जाएगा कि नहीं, म्यू आर इज रेस्पेक्टिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ permeability in medium and the permeability in the vacuum or a free space। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी का? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। के की जगह हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रख देते हैं, जिसको देखो यहाँ पे लिखा भी है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। अब बायो सेवर्स लॉ में देखेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जब हमारा कंडक्टर्स क्या हो, सिचुएटेड इन वैक्यूम और एयर हो, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या निकाले, एसआई यूनिट निकाले, तो एक बात बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आई डेल्टा एल और साइन थीटा, यानी करंट जो छोटा सा हमने लेंथ मान लिया वो, और हमारा साइन थीटा यानी एंगल्स बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट फ्लोइंग, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसके इनडायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब देखना डेल्टा बी इक्वल टू, हमने बताया अभी बताया कि डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट। ओके, अब देखो
अगर डेल्टा बी साइन थीटा के क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी एंगल के घटने और बढ़ने पे भी डेल्टा बी की वैल्यू डिपेंड करती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, एंगल के घटने और बढ़ने पे भी डिपेंड करेगी। यानी अगर एंगल साइन थीटा की वैल्यू प्लस में है, बढ़ रही है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर वो घट रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी। ठीक है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें, वो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है। क्या होती है, 10⁻⁻7। बहुत छोटा हो गया ना, देखो 10⁻⁻7 बहुत छोटा वैल्यू हो गया। 1/10⁻7, देखो तो ये कितना हो गया, वंस, टेंस, 100,000, 3 4 5 6 7, ये हुआ ना, जो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। समझ में आ रहा है, ये 1/10 मिलियन हो गए, यानी सोचो कितनी छोटी वैल्यू होगी। समझ में आया, 1/10 मिलियन। ठीक, तो जो हमारा वीवर पर एम्पियर मीटर आता है, ठीक है, म्यू नॉट का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वीवर पर एम्पियर मीटर। कितना होता है, 12.56। कितना हो जाएगा ये, 12.56। ये 12.56 कहाँ से आया, 4 × 3.14। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5, और ये हो गया 4 3 जा 12, 12.56। इज इट क्लियर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 4, 12.56, और 10⁻⁷ जो 7 वैल्यू होती है, ये तो आपकी म्यू नॉट की वैल्यू होती है। क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है, जो इतने वीवर पर एम्पियर मीटर में मापा जाता है। ठीक है, डेल्टा वी जो होता है वो क्या होता है, अगर हम इसकी डायरेक्शन डिसाइड करें तो डायरेक्शन कैसे आएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ एल इंटू आर वेक्टर, नीचे आर क्यूब हो जाता है, क्योंकि हमको पता है आर यूनिट कैप बराबर होता है आर अपॉन आर वेक्टर ऑफ आर, ये होता है ना उसका मॉड, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द आर। एब्सोल्यूट वैल्यू जब किसी चीज का निकालते हैं ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव में वापस आता है। कैसे आता है, पॉजिटिव में ही वापस आता है। इज इट क्लियर। अब सुनो, अगर वेक्टर फॉर्म में जाए तो मान लो यहाँ पे क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उसके वेक्टर फॉर्म के लिए देख रहे हैं, यानी एक डायरेक्शन भी चाहिए, यानी डेल्टा आर, यहाँ आर स्क्वायर था तो एक आर कैप लगा दो, डेल्टा आर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये आर आर मिलके क्या हो जाता है, आर क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, आर क्यूब हो जाता है। क्लियर। आर इज, देखो यहाँ पे लिखा भी है, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर। इज इट क्लियर। तो आपको एक मिल जाता है वेक्टर फॉर्म में, ये वाला जो है ना आपको वेक्टर फॉर्म में मिल गया। किस में मिल गया, वेक्टर फॉर्म में। और एक आपको मिल गया होगा स्केलर फॉर्म में। ठीक है, स्केलर फॉर्म वाला भी देख लेते हैं, ये है आपका स्केलर फॉर्म में। ठीक, ये क्या है आपका स्केलर फॉर्म, अदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, यानी अदिश राशि ओनली टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि बोथ, मतलब जिसके पास इट ऑक्योर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज। ओके, हो, अब आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोट्स एंड सेवर्स लॉ। ठीक है, क्या है ये, सुनो, ये एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्स लॉ में अलग हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, उसी में ये आपका आ जाता है। क्लियर। जो आपका कैरिंग स्टेडी करंट है ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाएंगे। कैसे फिगर बनाएंगे ये देखो, एक यहाँ पे पॉइंट पी ले लेंगे और इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्लियर। और जो ये हमारा है ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और पॉइंट जो होगा पी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो एंगल बनाएंगे, ध्यान से देखना, ये और ये। क्लियर। और छोटे से डिस्टेंस के बाद हम मान लेंगे
कि यहाँ से भी एक एंगल, मान लो इस लाइन को हमने ऐड कर दिया। एक सेकेंड, फिगर ध्यान से बनाना, फिगर पे भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। देखो मेरे को तो फिगर कहीं अच्छे से बन ही नहीं सकता है। इसी पॉइंट पे मिलाना है, ठीक है। अब इनके एंगल को जरा नोट करते हैं हम लोग। एंगल नोट करो तो जरा, ये जो पूरा एंगल है ये φ2 मान लो, क्या हो गया φ2। ये पूरा एंगल क्या हो गया φ2। ये पूरा एंगल क्या हो गया φ1। इज इट क्लियर? ओके। और ये जो एंगल है हमारा, ये क्या हो गया हमारा थीटा। ये क्या हो गया हमारा थीटा। जो इसके साथ एंगल बन रहा है इसको हमने थीटा मान लिया। ये जो पूरा एंगल है, अरे रुको फिर से बनाते हैं। ओके ठीक है। देखो ये जो एंगल है इसको थीटा कहेंगे, और ये जो पूरा एंगल है इसको कहेंगे φ2, और ये जो पूरा एंगल है इसको कहेंगे φ1। अब क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है फिगर में? अब P को कितने डिस्टेंस के ले ले, x डिस्टेंस पे ले ले, कितने x डिस्टेंस पे, ठीक है। ये मान लो कि ये इससे x डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा r वेक्टर हो गया। एक डिस्टेंस यहाँ से जो हमने मान रखा है उसको मान लेते हैं dl। ये क्या हो गया हमारा, क्लियर? समझ में आ गया ना? और ये पूरा कितना हो जाएगा l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा l हो जाएगा। ये पूरा हो जाएगा l के बराबर, और ये जो है आपका dl के बराबर। क्लियर? फिगर समझ में आ गया? एक पॉइंट P लिया हमने, और ये आपका डेल बी, यानी ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब बी लिख सकते हो, डी भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ, पता है ना स्केलर वाला फॉर्मूला? बताओ तो, बायो-सैवर्ट्स लॉ का जो स्केलर वाला फॉर्मूला था या वेक्टर वाला, आपको याद है क्या था? db वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। याद आया? ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको म्यू नॉट अपॉन आई इंटू अपॉन 4 पाई, ठीक है, एक्स डी वाई आर क्यूब है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, इसकी वैल्यू रखो, डी वी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है -j डी वाई, ठीक है, इंटू -jy प्लस आई इंटू एक्स, क्लियर, अपॉन आर क्यूब। अच्छा अब आगे चलो, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू एक्स डी वाई अपॉन आर क्यूब इंटू के, क्या हो जाएगा के कैप डी बी वेक्टर बराबर, ठीक। अगर हम टोटल फील्ड पे निकालें, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो क्या निकलेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, A से B तक एक्स डी वाई अपॉन आर क्यूब इंटू के वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? और हमको पता है कि x इज इक्वल्स टू होता है r साइन थीटा, ठीक है, ये मान लो a, ठीक।
यहाँ तक क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो किसके लिए मान लेते हैं कि मान लेते हैं एंगल जो बन रहा है बिटवीन द डायरेक्शन, तो मान लो कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया आर साइन थीटा, लिख सकते हो। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी हो जाएगी बताओगे तो? आर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन थीटा, यानी आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉसेक थीटा। क्या हो गया? ऊपर जाएगा ना, यही लिख लो, यानी इसको टू लिख सकते हैं एक्स इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर? एक्स इंटू क्या हो गया ये हमारा कॉसेक थीटा, किसके बराबर है? आर के बराबर। ठीक है, अगर हम वाई बराबर देखें तो क्या आ जाएगा? आर कॉट थीटा, और डी वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये क्या करो, सारी वैल्यू पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। ठीक, अब इस वाले इक्वेशन में पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? ये होता है बी, बी निकाले थे ना हम लोग टोटल, इसको लिखो बी। क्या लिख सकते हो? बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा वन, फिर थीटा टू बिलोंग करेगा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब इंटू कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, और ये हो गया केक। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जो थीटा वैल्यू है वो थीटा है, ठीक है, और ए एंड थीटा टू क्या है? थीटा बी, बी पे वैल्यू है। ठीक है, तो आप लिख लो थीटा इज द एंगल ऑफ ए एंड थीटा टू इज द एंगल ऑफ बी। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो? यहाँ लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एक्स आई, ठीक है, थीटा वन थीटा टू इंटू डी थीटा अपॉन माइनस कॉसेक थीटा इंटू के। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा बताओ? कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो? ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, इसको पहले चेंज कर लो साइन थीटा में। ठीक है, 4 पाई है क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ ठीक है, इसको लिखो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू थीटा वन टू थीटा टू डी थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ठीक है, इसको लिखो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्स भी तो है, आई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बिलोंग्स टू थीटा वन से थीटा टू। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? हाँ, जो इसका लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? थीटा वन से लेके थीटा टू तक जाएगा। ठीक है, अपर माइनस लोअर होता है ना। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आई अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और ये हो गया केक। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया कैसे आया है? ओके, अब क्या करो, मान लो कि थीटा वन जो है पाई और थीटा टू को मान लेते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं? यानी जीरो से पाई तक मान लो कि वैल्यू बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो? ये कॉस थीटा है, तो मान लो कि थीटा टू कितना हो गया हमारा? जीरो, और थीटा वन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई, यानी हमारी 180 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स, ठीक है, आई अपॉन एक्स कॉस थीटा टू, यानी कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है,
b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स इंटू ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 माइनस ऑफ -1 इंटू के कैप, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 1 1 2 2 इंटू के कैप, 2 से ये कट गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या बची, b इज इक्वल्स टू बचेगा, 2 से 2 कट गया तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा ना, या फिर उसको आप वैसे भी छोड़ सकते हो, लिख सकते हो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन एक्स इंटू के कैप। समझ में आ गया, ये किसके लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए इक्वेशन है। समझ में आ गया, आप इसको काटो मत, चलो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं ताकि हमारा बना रहे। इसको लिख लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई अपॉन एक्स इंटू के कैप। यहाँ तक क्लियर सबको, यही था एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्या था, बायो-सेवर्ट्स लॉ का ये एप्लीकेशन था। अब पढ़ेंगे एम्पियर्स सर्क्यूटल, ठीक है, सर्क्यूटल लॉ इंडिपेंडेंट शेप ऑफ द पाथ। अच्छा, सर्क्यूटल लॉ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखो हम क्या पढ़ेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। पहले हम दूसरा चीज पढ़ लेते हैं। ओ मैग्नेटिक फील्ड डालो, ओ ये आप पहले आप हेडिंग डाल लो यहाँ पे, एम्पियर सर्क्यूटल, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, किसके लिए, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हेडिंग होनी चाहिए, उसको बाद में देखना लो। पहले आप क्या करो, फिगर बना लो, क्या बना लो, फिगर बना लो, ठीक है। इसको मान लो रेडियस आर, सेंटर से कितना उसका रेडियस हो गया, आर रेडियस हो गया, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर काम कर रहा है हमारा, इधर काम कर रहा है, ठीक है। और इसको मान लो एक स्मॉल वेक्टर डीएल। क्लियर है ना। अब हमको पता है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारा, बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई, कितना होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2i अपन आर, क्या होता है 2i अपन आर, ठीक है। अभी हमने निकाला, किसके लिए निकाला था, एक हमारा जो एप्लीकेशन था उसके लिए निकाला था, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। जरा इसको समझना, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी हमने जो डिराइव किया वो क्या था, ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/x, यही था ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i/x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लो डिस्टेंस क्या है, x इज इक्वल्स टू क्या है r, इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन, क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं ना, 2i अपॉन। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला लेके चलना है हमको, क्या लेके चलना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको पता है कि बी डी एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस वेक्टर बी और डी एल वेक्टर, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, किस पाथ के लिए, एल वेक्टर के लिए काम कर रहा है। तो अगर हम क्या करें, पूरे क्लोज पाथ का ले लें, ठीक है, इंटीग्रेट करें, देखो ध्यान से, हमको पता है ये होता है बी वेक्टर इंटू डी एल,
ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक, क्या होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 होता है। हमको पता है कि क्या बी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला म्यू नॉट अपन 4 पाई आर, म्यू नॉट अपन 4 पाई, देखो यानी बी, ठीक है, डी एल वेक्टर इंटू साइन थीटा, क्या हो गया हमारा, साइन थीटा। अगर या फिर हम इसको लिख लो कॉस थीटा, क्या लिख ले, कॉस थीटा। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिखें बी डी एल इज वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, आफ्टर इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट क्यों करेंगे ये भी देखो, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना पार्ट है। अगर यहाँ पे पॉइंट कोई पी है, मान लो यहाँ पॉइंट पी है, ठीक है, इसके लिए निकालना है, तो भी हमारा क्या हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। भाई ये है ना बी, थीटा डीएल, डिस्टेंस उतना ही रहा आर, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, जाहिर सी बात है क्या, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉइंट यहाँ भी है तो यहाँ भी निकालें तो बी, ये क्या हुआ, थीटा, और ये कितना हो जाएगा, डीएल। अगर यहाँ भी निकालें तो कितना हो जाएगा, बी थीटा डीएल। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये पूरा चारों तरफ पूरे सर्किल का निकालना है तो ये पूरे सर्किल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यही करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए इंटीग्रेशन निकाले बी नेट, यानी इसको लिख सकते हो बी नेट करके, क्या लिख सकते हो, बी नेट, बी नेट बराबर। अब यहाँ पे करो, कहाँ बी वेक्टर बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डीएल। अब बताओ डीएल यानी पूरा अगर लेंथ देखा जाए तो पूरे सर्कल का निकालना है, यानी कह सकते हैं डीएल इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। अगर डीएल वेक्टर इसका इंटीग्रेशन करे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। तो यानी बी नेट बराबर क्या होता है, बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से रख दो तो जरा, 2 म्यू नॉट अपन 4 पाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 आई अपन आर इन टू, ठीक है, क्या हो गया, 2 पाई आर, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ठीक है, ये पूरा कट गया, क्या बचा, बी नेट बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन कुछ भी नहीं है तो म्यू नॉट इंटू आई, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। समझ में आ गया, ये किसके लिए, एक सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो ये कितना हो गया, देखो ये इसको लिख सकते हो बी इंटू डी एल इजक्वल्स टू आता है म्यू नॉट इंटू आई। और यही आपका क्या है, एक सर्क्यूटल जो यहाँ पे दिख रहा है, सर्क्यूटल लॉ यहाँ पे काम करता है, किसके लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो एम्पियर्स का सर्क्यूटल लॉ यहाँ पे ऐसे काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यूनिट सेकेंड का पहला लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, कैसे भी कंप्लीट हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर से जाने लगेगा, ठीक है। आप अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ अ शेप ऑफ द पाथ, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप पूरा बैच ज्वाइन किए होंगे और पूरा लेक्चर देख रहे होंगे। डोंट वरी, मतलब बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।